नमस्कार दोस्तों, रावत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी के दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। पहला टॉपिक हमारा स्थिति विस्तार से रिलेटेड था। दूसरा टॉपिक राजस्थान की मिट्टियों से रिलेटेड था। हमने कल 100 वन लाइनर मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। दोस्तों, यहाँ हम राजस्थान ज्योग्राफी का तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान का अपवाह तंत्र अर्थात नदियाँ और झीलें। राजस्थान में नदियाँ और झीलों का वर्गीकरण। दोस्तों, नदियों में आज हम आंतरिक प्रवाह की नदियों का वीडियो लेके आए। इसमें हमने आंतरिक प्रवाह की सभी नदियों को विस्तार और ट्रिक से समझाया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अफवाह प्रणाली। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। दोस्तों, जो अरावली पर्वतमाला है वो पूरे राजस्थान में जल को दो भागों में बांटती है, एक पूर्व अरावली के एक पूर्व में और एक पश्चिम में। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला राज्य में जल विभाजक का कार्य करती है तथा नदियों को दो भागों में बांटती है। जो अरावली के पूर्व की तरफ नदियाँ रहेंगी वो किस में जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। और जो पश्चिम में तरफ नदियाँ होंगी वो किसका हिस्सा रहेंगी? वो अरब सागर का हिस्सा होंगी। दोस्तों, हमने एक ट्रिक लिखी है, जैसे ये अरावली हमारी अरावली के ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व है और ये पश्चिम। तो अरावली के जो पूर्व में है वो नदियाँ किसका हिस्सा है? वो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। और जो पश्चिम में है वो अरब सागरीय का। तो दोस्तों, हमें इतना याद रखना है कि अरावली एक जल विभाजक का कार्य करती है अर्थात नदियों को दो भागों में बांटती है। जो पूर्व में नदियाँ जाती है वो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है और जो पश्चिम में जाती है वो किसका हिस्सा है? अरब सागर का। दोस्तों, आगे देखते हैं अफवाह तंत्र का वर्गीकरण। दोस्तों, अफवाह तंत्र का वर्गीकरण तीन तरह से किया गया है। मुख्यतः वैसे तो हम नदियों के आधार पर पढ़े हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि अफवाह तंत्र का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है। दोस्तों, अफवाह तंत्र का वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण है अंतिम जल विलय के आधार पर। दोस्तों, अंतिम जल विलय के नदियाँ अपना अंततः जल कहाँ लेकर जाती हैं? दोस्तों, अंतिम जल विलय के आधार पर अफवाह तंत्र का वर्गीकरण तीन तरह से किया जाता है: आंतरिक अंतः प्रवाही नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ और अरब सागरीय नदियाँ। दोस्तों, आंतरिक अंतः प्रवाही नदियाँ होती हैं वो सर्वाधिक होती है अर्थात 60% क्षेत्र में हैं। और जो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कितने प्रतिशत क्षेत्र में? हो 23% में। और अरब सागरीय नदियाँ कितने प्रतिशत क्षेत्र में? वो 17% क्षेत्र में है। दोस्तों, ये तो अंतिम जल विलय के आधार पर होगा। दूसरा है भौतिक क्षेत्र के आधार पर। दोस्तों, भौतिक क्षेत्र के आधार पर हम इन दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मैदानी अफवाह तंत्र और नंबर 2 पर्वतीय अफवाह तंत्र। दोस्तों, तीसरा है आकृति के आधार पर कि अफवाह तंत्र का वर्गीकरण आकृति के आधार पर कैसा है। तो दोस्तों, आकृति के आधार पर अफवाह तंत्र का वर्गीकरण वृक्षाकार है। अब दोस्तों, यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको पहले बता देते हैं, ये आगे भी रिवाइज होंगे, आगे आप इनको समझोगे कैसे हैं। दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास। दोस्तों, ये आप इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए भी हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर हमसे पूछे तो कौन सी होगी? वो होगी बनास। लेकिन दोस्तों, अगर ये हमें पूछे कि राजस्थान में सबसे लंबी कौन सी है तो वो हो जाएगी चंबल। दोस्तों, ध्यान इतना रखना है कि राजस्थान में पूछे तो कौन सी हो जाएगी? चंबल। कि अगर हमें राजस्थान में सबसे लंबी पूछेगी तो चंबल हो जाएगी, लेकिन अगर राजस्थान की सबसे लंबी पूछे तो हो जाएगी बनास। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस जिले में है? तो दोस्तों, उसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़। कई बुकों में आपको उदयपुर मिलेगा, जो कि चित्तौड़गढ़ करेक्ट है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में नदी विहीन जिला। कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ नदियाँ ही नहीं पाई जाती है? दोस्तों, उसका हो जाएगा बीकानेर चूरू। अगर ऐसे भी याद नहीं होता तो इसको ट्रिक याद रखते हैं, बिच्छू, बीकानेर चूरू। दोस्तों, नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? दोस्तों, सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में आती है? वो आती हैं कोटा संभाग में। और सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बीकानेर, अर्थात बीकानेर में सबसे कम। सबसे कम मतलब दोस्तों उसमें पाई नहीं जाती। याद रखना दोस्तों कि बीकानेर में कोई नदी नहीं है तो सबसे कम का मतलब ये नहीं कि वहाँ एक नदी हो तो वही सबसे कम होगा। जिसमें एक भी नदी नहीं होगी वो नदी विहीन अर्थात न्यूनतम नदियाँ वाला संभाग होगा या जिला। दोस्तों, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? दोस्तों, चंबल नदी बहती है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। लूणी नदी बहती है अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर। बनास नदी बहती है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। दोस्तों, इन नदियों को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि चंबल नदी कहाँ से आती है, कौन कौन जिलों में प्रवाहित होती है, लूणी नदी का अफवाह तंत्र, बनास नदी, इनका अलग अलग हम पढ़ेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है कि सबसे अधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है? यानी किस नदी का जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक? वो हो जाएगी बनास। दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं कि सबसे बड़े अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? यानी किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा? वो हो जाएगा चंबल। और दोस्तों, अगर हमें
ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इनके अपवाद तंत्र का आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसके आधार पर, अपवाद क्षेत्र के आधार पर। तो अगर हमें अपवाद क्षेत्र के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम पूछे, अवरोही क्रम को पता है दोस्तों, अवरोही बड़े से निम्न की ओर यानी सर्वाधिक से निम्न की ओर। सर्वाधिक किसका हो जाएगा दोस्तों, बनास का। ये आप सबसे बड़े अपवाद तंत्र वाली नदी कौन सी है, चंबल हो जाएगी। और अगर उनके अपवाद क्षेत्र के आधार पर अवरोही देखेंगे तो हो जाएगा बनास, दूसरा होगा लूनी, तीसरा होगा चंबल, फिर होगा माही। दोस्तों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हमने अंतिम जल विलय के आधार पर अपवाद तंत्र का वर्गीकरण 3 तरीके से किया था। आंतरिक अंतः प्रवाही नदियाँ, दूसरा था बंगाल की खाड़ी की नदियाँ और तीसरा था अरब सागरीय नदियाँ। तो दोस्तों आंतरिक अपवाद तंत्र को हम आज पढ़ेंगे। इस वीडियो में आंतरिक अपवाद तंत्र को कंप्लीट किया गया है। दोस्तों आंतरिक अपवाद तंत्र देखो, दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था आंतरिक अंतः प्रवाही नदी का क्षेत्र कितना है, वो दोस्तों राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है, वो 60% भाग है। आंतरिक अंतः प्रवाही नदियाँ राजस्थान में 60% भाग अर्थात सर्वाधिक हैं। अब दोस्तों आंतरिक प्रवाही या अंतः प्रवाही नदियाँ होती क्या हैं। दोस्तों आंतरिक अंतः प्रवाही नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जिनका हमें ये तो पता होती है कि कहाँ से निकलती है, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस में विलीन होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है, लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता। दोस्तों कि हमें पता है कि उनका उद्गम स्थल ये है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये समाप्त कहाँ होंगी। वो कुछ दूर चलने के बाद धरातल में लुप्त हो जाती हैं। तो आंतरिक अपवाद तंत्र वाली नदियाँ कौन सी होंगी, वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल निश्चित है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता, कुछ समय चलने के बाद धरातल में लुप्त हो जाती है। दोस्तों अब हमें ये तो पता है कि उद्गम कहाँ होगा लेकिन विलीन नहीं होता, तो इन नदियों की लंबाई ज्ञात करना भी मुमकिन नहीं है। दोस्तों दूसरा नंबर फैक्ट क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट कि जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ होती हैं अर्थात जिनका उद्गम स्थल निश्चित है समाप्ति स्थल निश्चित नहीं, ये केवल राजस्थान में पाई जाती हैं। ये पूरे भारत देश में ये केवल एक ही राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में, राजस्थान में। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि कुल अपवाद तंत्र का कितना प्रतिशत भाग है, ये है 60% भाग है। अब दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र या अंतः प्रवाही नदियाँ, इनको दोस्तों एक ही नाम है, इनको हम अलग अलग भाटों में बांटते हैं। दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदियों में हम सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी की। दोस्तों घग्गर नदी, दोस्तों यहाँ हम पहले डायग्राम से समझते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों मैंने राजस्थान का एक ऐसे डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। दोस्तों सर्वप्रथम देखो, ये हमारा शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से घग्गर नदी शुरुआत होती है। दोस्तों केवल डायग्राम पे ध्यान दो, आप डायग्राम अगर समझ गए तो आपको थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, या जिनको कालका की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। कहाँ पड़ता है, HP हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं क्लियर हो जाना चाहिए कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, या शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ से बहती हुई यहाँ ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर घग्गर नदी कहाँ आती है, राजस्थान में कहाँ आती है, हनुमानगढ़ में। दोस्तों हनुमानगढ़ में भी जगह का नाम है टिब्बी हनुमानगढ़, और टिब्बी हनुमानगढ़ को हम तलवाड़ा गांव में बोलते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि राजस्थान में घग्गर नदी का उद्गम कहाँ है, शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों कि राजस्थान में कहाँ प्रवेश करें। दोस्तों अभी हमने देखा किस जिले में प्रवेश करती हैं, हनुमानगढ़ में करती हैं। हनुमानगढ़ है, गंगानगर या हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में अगर हमें पूछे कि किस स्थान पे, तो हो जाएगा टिब्बी हनुमानगढ़ या तलवाड़ा गांव। दोस्तों जैसे ही टिब्बी हनुमानगढ़ या तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है, यहाँ पर एक तलवाड़ा झील है। दोस्तों यहाँ पर एक तलवाड़ा झील भी है। दोस्तों इस तलवाड़ा झील से थोड़ा सा ऊपर हल्का सा आगे जाते हैं तो हनुमानगढ़ जंक्शन आता है। थोड़ा सा आगे जाने पर यहाँ पर एक बटनेर दुर्ग है। दोस्तों याद रखना, इस नदी पर यह क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि घग्गर नदी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, या बटनेर दुर्ग किस नदी पर है। दोस्तों नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपको। दोस्तों बटनेर दुर्ग है जहाँ पर आप दुर्गों में पढ़ोगे कि वहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पे हुए थे, और किस नदी के किनारे पे है, ये घग्गर नदी के किनारे पे है। दोस्तों इसी हनुमानगढ़ में कुछ सभ्यताएं भी प्राप्त हुई हैं, जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। ये हनुमानगढ़ में 3 सभ्यता प्राप्त हुई हमें, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। तो दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन था अपना, प्रारंभ कहाँ होता है या उद्गम कहाँ होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से। नंबर 2 किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़।
नंबर तीसरा क्वेश्चन था कि कौन सा जंक्शन आता है उस पर, हनुमान जंक्शन। कौन से दुर्ग के किनारे है, तो बटनेर दुर्ग के किनारे है। किस घग्गर नदी में कौन कौन सी सभ्यताएं मिली हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। दोस्तों जैसे ये हनुमानगढ़ गंगानगर से होती हुई ये सूरतगढ़ अनूपगढ़ से होती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है। दोस्तों यहाँ से होती होती ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास, ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर गिर जाती है। दोस्तों ये फोर्ट अब्बास में कब जाती है, जी घग्गर नदी में जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। दोस्तों ये हनुमानगढ़ में, जब गंगानगर हनुमानगढ़ में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, बाढ़ग्रस्त स्थिति बन जाती है, अर्थात बाढ़ आ जाती है। तो दोस्तों बाढ़ आने पर इसका पानी कहाँ चला जाता है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। तो दोस्तों आप समझ गए उद्गम कहाँ है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, प्रवेश हनुमानगढ़ या टीबी। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग बना है, बटनेर दुर्ग। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। अंतिम बिंदु कहाँ इनका दोस्तों, अंतिम बिंदु हो जाएगा इसका फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। दोस्तों ये हकरा, एक नाम है हकरा, कि हकरा क्या होता है दोस्तों पाकिस्तान में हकरा बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र होगा इसे हकरा कहते हैं। ये घग्गर नदी बाढ़ के पानी से फोर्ट अब्बास तक पहुंची, तो जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र इसे क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना हकरा क्या है, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। दोस्तों इस हनुमानगढ़ में, इसी हनुमानगढ़ एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ गोगा मेडी पशु मेला, आप जब लोक देवता पढ़ोगे तब आएगा ये मेलों से रिलेटेड, कि गोगा मेडी पशु मेला, सुनारों की कुलदेवी भद्रकाली माता का मंदिर इसी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो घग्गर नदी है, जो कि हिमालय से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी है। जो हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, घग्गर नदी। यहाँ हम इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। डायग्राम याद आने से कम हमारे 10 क्वेश्चन ईजी हो गए। अब दोस्तों हम डायग्राम से कुछ पॉइंट देखते हैं। दोस्तों पहला है हमारा कि घग्गर नदी का उपनाम क्या है। दोस्तों कि घग्गर नदी का उपनाम क्या है। दोस्तों घग्गर नदी को सरस्वती भी कहते हैं, इसका प्राचीनतम नाम क्या है, सरस्वती। अब दोस्तों सरस्वती कहाँ कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता में कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि घग्गर नदी को सिंधु घाटी सभ्यता में किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, सरस्वती। दोस्तों कुछ जगह इसको मर्त नदी कहते हैं। किस नदी को मर्त नदी कहते हैं, घग्गर नदी को। अगर हमें पूछें कि घग्गर नदी को गंगानगर में क्या कहते हैं, तो मर्त नदी। तो दोस्तों गंगानगर में से मर्त नदी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में से सरस्वती कहते हैं। इसका एक उपनाम और है, दृष्टदती नदी, एक और नाम है सोता नदी, एक है राजस्थान का शौक, और एक है नट नदी। दोस्तों नट नदी इसे हनुमानगढ़ में कहते हैं, याद रखना दोस्तों। एक इसका उपनाम है सोत्रा नदी, एक हकरा। ये दोस्तों मैंने अभी बताया था हकरा क्या होता है, हकरा इसका घग्गर नदी का उपनाम है, और हकरा कहाँ कहते हैं, पाकिस्तान में कहते हैं। दोस्तों आगे है उद्गम। दोस्तों उद्गम कहाँ होगा इसका, मैंने अभी आपको बताया था कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ है, वो कालका या शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। ये हमारा क्लियर हो गया। अपवा क्षेत्र, दोस्तों इसका अपवा क्षेत्र यानी किस किस जिले में प्रभावित होगी, अभी हमने आपको बताया एक टीबी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, गंगानगर से होती हुई सूरतगढ़ अनूपगढ़ से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसका अपवा क्षेत्र क्या होगा, दोस्तों इसका अपवा क्षेत्र होगा गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। राजस्थान में प्रवेश, दोस्तों मैंने अभी आपको बताया राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, टीबी गांव में या तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ में करती हैं। दोस्तों अब हम इसकी कुछ विशेषताएं आपको बताते हैं। दोस्तों घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, कि जो घग्गर नदी आप, ये मैंने आपको बताया कि हनुमानगढ़ में प्रवाह होकर फिर गंगानगर में होता है, गंगानगर से होता हुआ बाढ़ग्रस्त आने पर वो पाकिस्तानी फोर्ट अब्बास में चला जाता है। तो दोस्तों हनुमानगढ़ में इस घग्गर नदी के प्रवाह को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, उनको कहते हैं नाली। दोस्तों एग्जाम में आया हुआ अभी है, नाली क्या है, तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र और इसे हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट है कि घग्गर नदी में पानी की आवक अधिक होने पर या बाढ़ग्रस्त होने पर इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता है, दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है। दोस्तों ये जो नाली है हनुमानगढ़ में, जिसे स्थानीय भाषा में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम कहते हैं, ये नाली चावल उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों ये नाली अलग है, एक नाली चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो नाली है जहाँ हनुमान, तो हम कह सकते हैं हनुमानगढ़ में चावल ज़्यादा उत्पादन होता है। और दोस्तों हनुमानगढ़ में नाली दोस्तों एक भेड़ की नस्ल भी है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। नेक्स्ट है कि घग्गर नदी के किनारे
कांस्ययुगीन या सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कालीबंगा और रंगमहल। दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया था कि हमें घग्गर नदी के किनारे सभ्यताएं प्राप्त हुई, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है दोस्तों कि हनुमानगढ़ में गोगामेडी पशु मेला, सुनारों की कुलदेवी, भद्रकाली माता का मंदिर, ये सब कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हमें पूछ सकता है भद्रकाली माता का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हो जाएगा घग्गर नदी। सुनारों की कुलदेवी किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। दोस्तों नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कि घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जो कि हिमालय या शिवालिक से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी है। हिमाचल प्रदेश या शिवालिक की पहाड़ियों से राजस्थान में एकमात्र नदी आती है। कौन सी? घग्गर नदी। दोस्तों अगर नेक्स्ट है कि घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों ये घग्गर नदी की लंबाई हम माप नहीं सकते, ये माप कहाँ से मापेगी? शिवालिक की पहाड़ियों से फोर्ट अब्बास तक। हमें पता है कि बाढ़ आने पर ये फोर्ट अब्बास तक जाती है। अगर दोस्तों बाढ़ नहीं आएगी तो कहाँ होगी? गंगानगर हनुमानगढ़ में होगी। अब कहाँ तक होगी इसके हम लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि इनका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, कभी फोर्ट अब्बास तक भी पहुँच जाती है, कहीं गंगानगर हनुमानगढ़ में रह जाती हैं। तो इसकी लंबाई अगर फोर्ट अब्बास तक माने तो कितनी हो जाएगी? 465 किलोमीटर। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये टीबी गांव में प्रवेश करती है। टीबी गांव में कौन सी झील बनी है? तलवाड़ा झील। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे नीची झील है तलवाड़ा। राजस्थान की सबसे नीची झील है तलवाड़ा। और दोस्तों घग्गर नदी का समापन कहाँ है? मैंने आपको बताया घग्गर नदी हनुमानगढ़ के बटनेर के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। जो हनुमानगढ़ है उसके बटनेर दुर्ग में, बटनेर के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, और बाढ़ आने पर इसका पानी कहाँ तक चला जाता है? पाकिस्तान तक चला जाता है। दोस्तों ये घग्गर नदी हो गई। घग्गर नदी से हमने यहाँ हमने अगर डायग्राम को अच्छी तरीके से पढ़ा था तो 90% क्वेश्चन हमारे डायग्राम से ही हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कातली नदी। दोस्तों यहाँ भी हम थोड़ा सा बस डायग्राम से समझेंगे, इसे डायग्राम याद होने से हमें लगभग याद हो जाएगा। दोस्तों डायग्राम में देखो कातली नदी, यहाँ से देखो दोस्तों ये खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ। तो इसका उद्गम यहाँ से होता है खंडेला की पहाड़ियाँ, और खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सीकर में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया कि कातली नदी का उद्गम कहाँ होता है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में। दोस्तों यहाँ से सीकर में प्रवाहित होती हुई ये झुंझुनू तक जाती हैं। झुंझुनू तक आ गई। दोस्तों झुंझुनू से जैसे आगे जाती हैं मंडरेला एक गाँव आता है, मंडरेला गांव आता है। दोस्तों ये मंडरेला कहाँ है? ये झुंझुनू से जस्ट आगे है, लेकिन ये चूरू से पहले, तो हम बोल सकते हैं इसके झुंझुनू चूरू सीमा पर, या चूरू सीमा पर कौन सा गांव है? मंडरेला। यहाँ पे जाकर ये समाप्त हो जाती है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना हमें कि जैसे खंडेला की पहाड़ियों से स्टार्ट होती है, थोड़ा सा आगे जाते तो हमें एक सभ्यता मिलती है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना। तो हम कह सकते हैं सीकर, सीकर से चली नीम का थाना, नीम का थाना में कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। और इस गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता किस नदी किनारे? कातली नदी के किनारे। तो दोस्तों हमारे दो क्वेश्चन हो गए कि उद्गम स्थल कहाँ है? खंडेला की पहाड़ियाँ, सिक्कर। कौन सी सभ्यता है इस नदी किनारे? गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पे है? नीम का थाना में। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। दोस्तों सिक्कर में जो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं तोरावटी। जैसे हमने अभी पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोल रहे थे? हकरा बोल रहे थे, और हनुमानगढ़ में क्या बोल रहे थे? नाली बोल रहे थे। वैसे ही इस कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को सीकर में क्या बोलते हैं? तोरावटी। या सीकर में नदी का भाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। दोस्तों सीकर से आगे चलती हुई उदयपुर वाटी पहुंचती है। उदयपुर वाटी दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, ध्यान रखना। उदयपुर वाटी जहाँ पर यूरेनियम की खोज की गई है, बजरी के अवैध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और भूमाफियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भूमाफियों के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर वाटी या कातली नदी। बजरी का अवैध उत्पादन किस नदी किनारे हो रहा है? कातली नदी के किनारे। यूरेनियम की खोज किस नदी के किनारे की जा रही है? कातली नदी किनारे। दोस्तों उदयपुर वाटी से होती हुई झुंझुनू पहुंचती है। झुंझुनू में दोस्तों जैसे आगे चलती है, झुंझुनू में खेतरी आता है। दोस्तों खेतरी में एक सभ्यता, सुनारी सभ्यता। तो हम कह सकते हैं कि कातली नदी में दो सभ्यताएं कौन कौन सी? एक गणेश्वर सभ्यता और एक सुनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीमका थाना में। और सुनारी सभ्यता कहाँ है? खेतरी में, खेतरी तहसील में। झुंझुनू जिला हो जाएगा, खेतरी तहसील हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे की मंडरेला झुंझुनू में समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसका हमने देखो दोस्तों, अब इसे क्वेश्चन देखो आप, कहाँ क्वेश्चन क्या हुई। दोस्तों पहला क्वेश्चन, इसका उद्गम कहाँ होता है? उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ, सिक्कर। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन,
तोरावटी क्या है दोस्तों, जो ये कातली नदी है इसका सीकर में भाव क्षेत्र क्या कहते हैं, तोरावटी। दो हो गई। नंबर तीसरा क्वेश्चन की सभ्यता कौन सी आ गई, गणेश्वर सभ्यता, कहाँ पे है, नीमका थाना में, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। दोस्तों इससे आगे क्या है, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम की खोज के लिए, बजरी के अवैध उत्पादन के लिए और भूमाफिया हेतु प्रसिद्ध। दोस्तों उदयपुर वाटी से जैसे आगे जाते हैं झुंझुनू आता है। झुंझुनू, झुंझुनू में खेतरी तहसील में कौन सी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता। और दोस्तों इसका समापन कहाँ होगा, समापन हो जाएगा मंडरेला, झुंझुनू चूरू सीमा पर। अब दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ लिख लेते हैं नोट्स के लिए आपके लिए कि उद्गम स्थल। दोस्तों उद्गम स्थल क्या होगा, दोस्तों उद्गम स्थल खंडेला के पहाड़ियाँ सीकर पढ़ लिया हमने। विलीन या समापन कहाँ होगा, चूरू सीमा पर मंडरेला झुंझुनू गांव में। अफवाह क्षेत्र, दोस्तों इसका अफवाह क्षेत्र किस किस जिले में, भाई अभी हमने देखा है ये सीकर से स्टार्ट होती है और झुंझुनू तक जाती है, तो इसका अफवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा, सीकर और झुंझुनू। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है अफवाह क्षेत्र से, किस नदी का अफवाह क्षेत्र कौन सा है। अब दोस्तों इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसकी विशेषताओं में कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कातली नदी है। जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी, कातली नदी। कितने किलोमीटर में बहती है, 100 किलोमीटर में। दोस्तों ये दूसरा फैक्ट है, कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावटी। कहाँ कहते हैं, सीकर में कहते हैं, अभी हमने पढ़ा। कातली नदी के किनारे नीम का थाना क्षेत्र सीकर में कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कि हाँ, कि यह एक बरसाती नदी है। दोस्तों यह एक बरसाती नदी है, केवल वर्षा ऋतु में ही पानी में आने पर ही बहती है। अगर वर्षा होगी तो ये नदी बहेगी, अगर वर्षा नहीं होती तो कातली नदी नहीं बहती। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना के मैंने आपको एक क्वेश्चन और लिखा है कि झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखना, कातली नदी। कातली नदी झुंझुनू क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। और झुंझुनू में नदी मैदान बनाती है, कौन सा मैदान बनाती है, भीड़ या झुंझुनू भीड़ कातली नदी बनाती है। दोस्तों राजस्थान का प्रथम मयूर अभ्यारण्य स्थापित कहाँ किया गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों अभ्यारण्य के लिए कि राजस्थान का प्रथम मयूर अभ्यारण्य स्थापित क्या किया गया है, झुंझुनू में किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है कि सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहाँ है दोस्तों, सुनारी सभ्यता झुंझुनू के खेतड़ी में है। दोस्तों हमने दो पढ़ ली, पहली पढ़ी हमने घग्गर नदी, फिर हमने पढ़ा कातली नदी। दोस्तों तीसरा है सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ। दोस्तों सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। दोस्तों सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ हैं, मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खंडेला नदी। तो दोस्तों ये हम डायग्राम बताते हैं आपको। दोस्तों ये हमारी सांबर झील है। देखो डायग्राम याद रखो दोस्तों, डायग्राम याद करने से हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। दोस्तों ये सांबर झील, तो एक तो फैक्ट दोस्तों याद रखना, सांबर झील में कौन कौन से नाले आते हैं। दोस्तों इसमें तोंदा का नाला, नलियासर का नाला, जपोक का नाला, बाडी का नाला और देवयानी का नाला। ये सभी नाले दोस्तों सांबर झील में गिरते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नाले से रिलेटेड कोई हो, या मैंने इनको यहीं लिख दिया है। दोस्तों नदी का देखो, भाव क्षेत्र देखो दोस्तों, ये मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ दोस्तों ये जयपुर में पड़ती हैं। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का, मेंथा नदी का। अब सांबर झील में गिरने वाली नदियों की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आ जाएगी मेंथा नदी। दोस्तों मेंथा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर, इसका उद्गम हो गया। दोस्तों यहाँ से बहती हुई ये जयपुर में आई, जयपुर से सीकर में, सीकर से नागौर में, और नागौर से होती कहाँ आ गई, ये सांबर झील में आ गई। तो दोस्तों मेंथा नदी का पहला क्वेश्चन, उद्गम स्थल मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, और विलीन कहाँ होंगी, ये सांबर झील में होंगी, इतना हमें पता चल गया। अब दोस्तों मेंथा नदी का उपनाम क्या है, मेंथा नदी को मेडा, मधाई और मंदा नदी भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना कि सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है, वो हो जाएगी मेंथा नदी। दोस्तों आगे सीकर में बहती हुई, सीकर और नागौर के बीच में एक नावा मंडी आती है। तो दोस्तों नावा मंडी किस नदी किनारे है, तो वो मेंथा नदी के, जो राजस्थान की एकमात्र नमक मंडी है, नावा मंडी। दोस्तों नागौर, नागौर में एक लूणवा गांव है जहाँ पर जैन धर्म का केंद्र है, और वहाँ से होती हुई सांबर झील में चली जाती है। दोस्तों खंडेला नदी, खंडेला नदी दोस्तों कहाँ पे है, सीकर में है, और सीकर से होती हुई सांबर झील में गिर जाती है। दोस्तों ये तो हमने देख लिया, मेंथा नदी की मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से सांबर झील में चली जाती हैं। खंडेला नदी देखी सीकर से होती हुई सांबर झील में चली जाती है। सांबर झील कहाँ है दोस्तों, बता सकता है दोस्तों कोई, कमेंट करके बताइए सांबर झील कहाँ है।
दोस्तों एक और है रूपनगढ़ नदी। तो दोस्तों याद रखना, रूपनगढ़ नदी, ये नदी स्टार्ट होती है किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से। दोस्तों ये नदी होती है किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से। तो हमसे पूछ सकता है रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर। दोस्तों यहाँ से होती हुई ये जयपुर से होती सांबर झील में गिर जाती है। तो दोस्तों रूपनगढ़ नदी, इसकी एक सहायक नदी भी है, खारी सहायक नदी, यहाँ हम इनको पढ़ेंगे आगे। तो इसका रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से। यह हम इस बोल सकते हैं इसको कि सांबर झील में इसका समापन होगा। दोस्तों एक इसमें स्थान आता है सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर। तो दोस्तों हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रूपनगढ़ नदी का एक मिनट दोस्तों यहाँ पे, हाँ दोस्तों देखो, अगर हमसे पूछे रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल तो किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, अगर हमें किशनगढ़ ना दे, अगर वो बोलते हैं हमें सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद भी अजमेर में पड़ता है, तो रूपनगढ़ नदी का उद्गम क्या होगा? किशनगढ़ की पहाड़ियाँ से होती हुई ये सलेमाबाद, राजस्थान के सलेमाबाद अजमेर में। दोस्तों इस सलेमाबाद का नया नाम रखा गया है निम्बार्क नगर। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये कि निम्बार्क नगर क्या है? ये रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल निम्बार्क नगर है। दोस्तों निम्बार्क नगर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। दोस्तों अभी इनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। दोस्तों पहला है रूपनगढ़। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया रूपनगढ़ सांबर झील में। दोस्तों एक फैक्ट और याद रखना आप, अभी हमने देखा मनोहर ये मेंथा नदी, खंडेला नदी और रूपनगढ़ नदी। मेंथा नदी, खंडेला नदी ये तो कहाँ से आ रही थी? उत्तर से आ रही थी, लेकिन दक्षिण से एक नदी आ रही थी। कौन सी आ रही थी? रूपनगढ़ नदी। दोस्तों याद रखना कि दक्षिण से मिलने वाली नदी सांबर झील में कौन सी है? रूपनगढ़। तो दोस्तों यहाँ पहला फैक्ट है हमारा कि सांबर झील में दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी होगी? रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? सलेमाबाद अजमेर से निकलते हैं और कहाँ होती है? सांबर झील में विलय हो जाती है। अब दोस्तों इसका प्रवेश क्षेत्र क्या होगा? पर अजमेर से निकलती है जयपुर में चली जाती है, तो अजमेर और जयपुर में। नंबर तीसरा क्वेश्चन है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दोस्तों है सलेमाबाद या निम्बार्क नगर में। दोस्तों दूसरा था मेंथा नदी, मेडा नदी, मदाई नदी, मंदा नदी, इसका उद्गम कहाँ है? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर में। विलोपन कहाँ होगा? नागौर या सांबर झील में। मैंने अभी आपको बताया प्रवास क्षेत्र कहाँ होगा? जयपुर में होगा, क्योंकि जयपुर में है दोस्तों ये। दोस्तों अगले है खंडेला नदी सीकर, तो इसका सीकर से निकलती है सांबर झील में चली जाती है। प्रवास क्षेत्र क्या होगा? सीकर ही होगा। दोस्तों ये तो सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ से पढ़ लिया। इसके बाद नदी हमने पढ़ लिया घग्गर नदी, दूसरे नंबर पे पढ़ा था हमने कातली नदी, फिर पढ़ा हमने मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खंडेला नदी। नेक्स्ट नदी है दोस्तों साबी नदी या साहिबा नदी। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों साबी नदी, इसको देखो दोस्तों यहाँ से, ये हमारा जयपुर है दोस्तों। दोस्तों आप इनको मैप से पढ़ोगे जितना जल्दी याद होगी। हम आपके लिए थोड़ा डायग्राम बनाएं ताकि आपको याद हो। दोस्तों ये हमारा सेवर की पहाड़ी है जयपुर में। तो दोस्तों यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही क्लियर हो गया है कि साबी नदी का उद्गम कहाँ होता है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में। इसमें दोस्तों यहाँ सेवर की पहाड़ियों में एक सभ्यता भी है, जोधपुर सभ्यता, जिसमें हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये सेवर की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर से होती अलवर जाती है, और अलवर से जाती है दोस्तों ये हरियाणा बॉर्डर पे रेवाड़ी, पटौदी का मैदान रेवाड़ी में विलुप्त हो जाती है। और कहाँ है वो? वहाँ पर एक नजफगढ़ झील है हरियाणा में। तो हम कह सकते हैं नजफगढ़ झील कहाँ पे है? हरियाणा में। नजफगढ़ झील में गिरने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? साबी नदी या साहिबा नदी। या पटौदी के मैदान में गिरने वाली नदी क्या होगी? साबी नदी। दोस्तों याद रखना रेवाड़ी, पटौदी का मैदान, नजफगढ़ झील, हरियाणा, ये सारे एक ही हैं। ये ऑप्शन के आधार पर हमें तय करना है कि कौन सा दे रखा है। ये हम कह सकते हैं कि हरियाणा में जाने वाली नदी कौन सी है? साबी नदी। दोस्तों ये हमने देखा उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? जयपुर सेवर की पहाड़ियाँ। प्रवास क्षेत्र क्या होगा? जयपुर और अलवर। विलुप्त कहाँ हो रही है? हरियाणा, पटौदी मैदान या नजफगढ़ झील में। दोस्तों यहाँ हम इसके फैक्ट देखते हैं। उद्गम कहाँ हुआ? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। भाव के जिले कौन से हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ जयपुर में गई, जयपुर के बाद अलवर में, तो भाव के जिले होंगे जयपुर और अलवर। दोस्तों यहाँ अलवर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आए हैं कि इसका प्रवास क्षेत्र जयपुर और अलवर में होगा। तो अलवर की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? दोस्तों याद रखना अलवर की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? साबी नदी। सबसे ज़्यादा भाव क्षेत्र भी किस में होगा? अलवर में होगा। दोस्तों याद रखना जयपुर से ज़्यादा भाव क्षेत्र किस में होगा? अलवर में। और दोस्तों नदी के भाव क्षेत्र में भारी औद्योगिक विकास कहाँ हुआ है? अलवर में। दोस्तों राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर में। याद रखना दोस्तों। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है साबी नदी की। साबी नदी पर कोई बांध नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको 4 ऑप्शन देके किस नदी पर बांध नहीं है? साबी नदी। दो
देखो दोस्तों, दूसरों या हम आगे परिवहन बात करेंगे तब आपको बताएंगे यहाँ पर कौन सा नेशनल हाईवे। दोस्तों यहाँ पर NH8, क्योंकि जयपुर से स्टार्ट होता है और रेवाड़ी में हरियाणा पटौदी मैदान में विलुप्त होती है, तो यहाँ हरियाणा के नज़दीक दिल्ली है। तो दोस्तों जयपुर से दिल्ली NH8 है, जिसका वर्तमान में नाम NH48 रखा गया है। तो दोस्तों याद रखना, यह नदी NH8 के समांतर बहती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि NH8 के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है, तो हो जाएगा साबी नदी या साहिबा नदी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NH8 को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो भी क्या होगी, साबी नदी। दोस्तों इसका विलोपन कहाँ होता है, कि राजस्थान से हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होने वाली एकमात्र नदी है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान के हरियाणा के गुड़गांव मैदान में विलीन होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो हो जाएगा साबी नदी। तो दोस्तों हमने साबी नदी से देखा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कितना है कि साबी नदी का उद्गम क्या है, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा, जयपुर अलवर। नंबर तीसरा क्वेश्चन, विलोपन कहाँ होगा, पटौदी के मैदान रेवाड़ी में। NH8 के समांतर बहती है, वह NH8 को 2 बार काटती है, वह अलवर की सबसे बड़ी नदी होगी। दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट यही थे। दोस्तों इसके बाद आता है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी जिसे हम वराहा नदी, लसावरी नदी, रूपनारायण नदी भी कहते हैं। अब दोस्तों याद रखना, रूपारेल नदी का अगर हमें उपनाम पूछे तब तो इनमें कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रूपारेल नदी को भरतपुर में क्या कहते हैं, तो दोस्तों लसावरी नदी, लसावरी नदी भरतपुर में रूपारेल नदी को कहते हैं। रूपारेल नदी को अलवर में क्या कहते हैं, वराहा नदी कहते हैं। दोस्तों इसका भी देखो दोस्तों, इसका उद्गम ये हमारा अलवर है, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों अलवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ये अलवर से निकलती भरतपुर पहुँचती है, और भरतपुर से थोड़ा आगे जाके ये भरतपुर में एक झील है, मोती झील भरतपुर, ये भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं मोती झील को। तो दोस्तों वहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन, उद्गम स्थल कौन सा हो गया, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर। भाव क्षेत्र क्या हो गया, अलवर से और भरतपुर में, तो भाव क्षेत्र हो गया अलवर और भरतपुर में। विलोपन कहाँ होता है, मोती झील भरतपुर में, जहाँ पर मोती झील से पहले एक सभ्यता भी है, नोहे सभ्यता, लोहे युगीन सभ्यता है। दोस्तों अब इस डायग्राम से हमारे 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर। विलुप्त कहाँ होती है, मोती झील में। प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा, अलवर और भरतपुर। दोस्तों इस भरतपुर में एक सीकरी बांध बना हुआ है, और सीकरी बांध से आगे नोहे सभ्यता। अब कुछ विशेषताएं दोस्तों, कि रूपारेल नदी पर भरतपुर में मोती झील बांध है। मैंने आपको बताया कि भरतपुर में कौन सा है, मोती झील बांध है, जिसे लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर या भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। दोस्तों इस मोती झील का निर्माण किसने किया था, महाराजा सूरजमल ने किया था, जिसे जाटों का पलूटो भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में लोहे युगीन सभ्यता की खोज है, जिसका क्या नाम है, नोहे सभ्यता। तो दोस्तों नोहे सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, रूपारेल। नेक्स्ट है दोस्तों कि भरतपुर में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ये नदियों से रिलेटेड ही है कि भरतपुर में नील हरित शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं मोती झील में। दोस्तों नेक्स्ट है कि उदयनाथ की पहाड़ियों में या रूपारेल नदी में भारी अधिक वर्षा से बाढ़ कहाँ आएगी। दोस्तों अगर उदयनाथ की पहाड़ियों से या रूपारेल नदी में अधिक बारिश होगी तो उसका अंतिम बिंदु कहाँ है, भरतपुर मोती झील है, तो बाढ़ कहाँ आएगी, सीधी सी बात है, वो कहाँ होगी, भरतपुर में बाढ़ आएगी। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, सुजान गंगा क्या है। दोस्तों ये एक लिंक या चैनल है जो मोती झील में जलापूर्ति करती है, और दोस्तों इसमें जलापूर्ति मोती झील से लोहागढ़ तक होती है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारी काकनी नदी, जिसे काकनी नदी भी कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहते हैं। दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों, इसका उद्गम होता है कोटड़ा की पहाड़ियाँ जैसलमेर से। तो काकनी नदी का उद्गम हो गया कोटड़ा की पहाड़ी जैसलमेर, यहाँ से आगे चल के भुज झील आती है, जैसलमेर में भुज झील है, और ये आगे चल के एक मीठी झील आती है, उसमें विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसे सीधा से क्वेश्चन यही है कि इसका उद्गम स्थल कोटड़ा की पहाड़ियाँ जैसलमेर में होगा। दोस्तों याद रखना, आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी भी कौन सी नदी है, काकनी नदी है या मसूरदी नदी है। दोस्तों काकनी नदी जैसलमेर में मीठे पानी की झील का निर्माण करती है। दोस्तों यहाँ कोटरा की पहाड़ी से निकली, भुज झील का निर्माण किया, भुज झील के बाद ये मीठी झील का निर्माण करके विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों काकुंड नदी। दोस्तों काकुंड नदी भरतपुर में है, और इस काकुंड नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिसे हम बंद बरेठा बांध कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों बंद बरेठा बांध किस नदी किनारे स्थित है, तो हो जाएगा काकुंड नदी के। दोस्तों यहाँ एक फैक्ट और है कि अभी हमने देखा था कि सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी। तो हमने वहाँ पढ़ा था दोस्तों, मेंथा नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी। हाँ दोस्तों हम एक दो और लिख लेते हैं आपकी, ताकि कन्फ्यूजन न हो, कि राजस्थान में सांबर झील को आंतरिक प्रवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, रीट में आया हुआ था कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा सांबर झील। दोस्तों याद रखना ये हमारी सांबर झील है। दोस्तों आपको इसी ट्रिक याद रखनी है, इससे आप क्वेश्चन हो जाएंगे आपके।
अब सांबर झील में देखो ये नदियाँ उत्तर से आ रही हैं और ये दक्षिण से, तो उत्तर से आने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? खंडेला नदी, ये हम पढ़ चुके। मेंथा नदी, खारी नदी और धुंड नदी। दोस्तों ये 4 नदी हमें उत्तर से आती हैं और दक्षिण से कौन सी नदी आती है? रूपनगढ़ नदी। तो दोस्तों याद रखना, एकमात्र नदी जो दक्षिण से आती है तो हो जाएगी रूपनगढ़, और उत्तर से आने वाली नदी है खंडेला, खारी, मंथा और धुंड नदी। दोस्तों मैंने आपको जब मेंथा नदी बताया तो बताया था कि सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है? मेंथा नदी। दोस्तों अगर हमें क्वेश्चन ये पूछे कि सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है, तो हो जाएगी मेंथा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर हमें ऑप्शन में धुंड दे रखा है तो सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है? धुंड नदी है, जो कि सर्वाधिक लवणता लाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है मेंथा नदी। दोस्तों याद रखना, दूसरे सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है? मेंथा नदी। और सर्वाधिक कौन सी हो जाएगी? धुंड। अगर हमें ऑप्शन में धुंड नहीं दे रखा, सर्वाधिक पूछे तो वो होगी मेंथा। दोस्तों यहाँ हमने राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र की सभी नदियों को विस्तार से पढ़ा है। दोस्तों यहाँ सभी एग्ज़ामों में रिपीटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बताइए कि वीडियो कैसा था। धन्यवाद दोस्तों।